चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, 3 क्लासेस हो गई। अब चूंकि आपने अभी एक सवाल पूछा कि कौन सी कुंडली इंपॉर्टेंट होती है जब हम पैदा हुए, तो उस वक्त की बनी कुंडली या फिर वो बदलता जाता है। तो बदलता जो जाता है वो ट्रांजिट होता है, गोचर। तो गोचर एक अलग विषय है, और कभी भी गोचर कुंडली के ऊपर नहीं होगा। मतलब जो हमारी कुंडली बोल रही है वो 90%, 60%, 70% जरूरी इंपॉर्टेंट है। गोचर बाद में काम करता है, और गोचर कुछ विशेष जगहों पर काम करता है। ठीक है, उसका पूरा एक अलग साइंस है। लेकिन जो आपकी कुंडली है वही मेन है, वही मुख्य है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये बताइएगा कि कितने भाव हैं और कितनी राशियां हैं, ये हमने आपको बताई है। तो भावों और राशियों में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब मुझे नहीं लगता होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम है तो ये ग्रेट प्रॉब्लम है। तो मत करो। हेलो। जी। हाँ भाई साहब, एक सवाल था जो इससे थोड़ा अलग है। ये हाँ। जैसे कि कुंडली आपने बताया कि हमारे सारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, तो हम अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका हम्म। इम्पैक्ट कैसे होगा अगर हर चीज पहले से ही डिसाइडेड है तो? नहीं, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं उसका तो या तो उसी में जोड़ा जाएगा, ठीक है, या तो अगले जन्म में उसका हिसाब किताब होगा। तो फिर जो हम उपाय करते हैं उससे कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलता है उपाय, लेकिन एक चीज है जो, चूंकि मैं राव सर की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो उनका कहना था उपाय थोड़ा सा सात्विक लोगों पर ज्यादा काम करता है। जो लोग सात्विक होते हैं, मतलब अब उनके हिसाब से जो सात्विक होते हैं और ठीक तरह से जिनका आचरण होता है, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और उन पर उपाय काम करते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है भाई साहब। हम्म। अब आ रही है? अब आ रही है मुझे लगता है। आवाज आ रही है ना? प्लीज हाथ उठा के बताइएगा। सर आवाज बहुत खराब आ रही है। और समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि थर्ड वीडियो में जैसे 9th हाउस का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो हमको कहाँ से मिलेगा सर? वो उसमें 9th कटा हुआ हाउस है। का डिस्क्रिप्शन नहीं है? हाँ सर, वो कटा हुआ होगा ना, आपने काट के दिया होगा जैसे। नहीं 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 नहीं, तो मैं वो कोई भी काट के नहीं दूँ। वो तो, वो जो है वो तो यूट्यूब पे है, बाकी वीडियो में सब है। इन केस सर किसी जो भी तरह से अगर गायब हुआ पर्सनल पे होगा। आया हुआ है ना जो सर, हाँ सर, जो पर्सनल पे जो हमारे ग्रुप में आया हुआ है ना, मैं उसी वीडियो की बात कर रही हूँ। सिर्फ 9th उसमें गायब है और सब 9, है? हाँ जी 9th गायब है, मैंने अभी 9th नहीं चलिए देखा मिल उसको। जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं 9th ठीक है बता सर। दूंगा दोबारा से। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपको आवाज आ रही है मैम? हेलो? जी आ बताइए, रही है सर, आवाज आ रही? अभी आ रही है, अभी आ रही है सर। ओके। ओके। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक आप लोगों को ग्रहों के कारकत्व और भावों के कारकत्व बताए गए। तो लग्न से इनको बताया गया 12 भाव या 12 घर, और राशियों से बताया गया 12 भाव या 12 राशियां। तो क्या इनमें किसी को कंफ्यूजन है? कुंडली
सिंपल सी कुंडली जब आप इंटरनेट से खोलते हैं तो उसको इतना तो आप देख सकते हैं ना कि कौन सा भाव है और कौन कौन से ग्रह हैं, 9 ग्रह, ये मालूम है ना। चलिए हम ये मान लेते हैं कि मालूम है, जिसको नहीं मालूम होगा वो बताएंगे। जी शर्मा जी बताइए, अनम्यूट करिए आप प्लीज। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि 7th हाउस से दूसरी पत्नी की संतान देखते हैं, तो सर इसका मतलब क्या ये है कि दूसरी पत्नी 3rd हाउस से देखेंगे? नहीं, दूसरी पत्नी 9th हाउस से देखेंगे। थैंक यू सर। अब मैं शुरू कर रहा हूं, हैं? देखिए, अब हो गया, अभी तक हो गया आपको जो सेंटर में जो खाना बना होगा वो हो गया लग्न। उसके बाएं साइड से एंटी क्लॉकवाइज हम आते हैं तो दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, ऐसे करके लास्ट में 12वां घर और लग्न फिर से हो गया। अब मैं राशियों की बात करूंगा। राशियों पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, बस इतना है कि इस राशि में ये बैठे हैं। लेकिन राशियों का क्या है कि राशियां विभाग हैं। जैसे कोई राशि है तो वो एक डिपार्टमेंट हो गया, और जो प्लेनेट हो गया वो उसमें बैठा हुआ संबंधित अधिकारी हो गया, ऑफिसर हो गया। तो वैदिक ज्योतिष में बहुत थोड़ा सा कम काम हुआ है राशियों पर। हाँ, कौन सी राशि है और उस राशि कौन सी राशि है, मतलब चंद्र किस राशि में बैठा है, इस पर पराशरी और के.एन. राव मेथड में क्या है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो इसको जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि आपका भाव हो गया, 12 घर हो गए, मतलब 12 भाव हो गए, 9 प्लेनेट हो गए, है ना, उनके कारकत्व हो गए। अब राशियां, मतलब आप इसे यूं भी ले सकते हैं, जैसे मैं किसी राशि के बारे में बता रहा हूं तो आप यूं ले सकते हैं कि आपका चंद्रमा उस राशि में हो, या फिर अन्य उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके अन्य ग्रह भी अगर उस राशि में हो तो कैसे काम करेंगे, अन्य ग्रह भी उस राशि में हो तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, बेसिक पता है। तो मेष राशि, ठीक है, मेष राशि की विशेषता क्या है? मेष मतलब पहला 1 नंबर, मेष मतलब 1 नंबर। तो एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, चर राशियां। चर राशियां मतलब जो चल रही हो, चलती सभी हैं, मतलब चर राशियां इतना समझिए कि किसी चीज को गतिमान मानने में, गतिशील हो, और उसको हम चर राशियां मानते हैं। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं जिसमें ऊपर 1 लिखा होगा, तो जितने केंद्र होंगे, केंद्र आप समझ लीजिए केंद्र क्या होते हैं। जी बताइए, अनम्यूट करिए, पूछिए। सर वो जो साउथ इंडियन कुंडली है मेरे पास, तो वही मुझे मिली थी, तो उसमें सर समझ में नहीं आ रहा है वहां पे जो
नहीं तो आपको साउथ इंडियन कहाँ से मिली? आप सर रहने आवाज ही नहीं आ रही है। दीजिए। आवाज में प्रॉब्लम है बेटा। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? हाँ सर, हाँ हाँ थोड़ी आई। थोड़ी नहीं, पूरा आए तब बताइए। हाँ 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 हाँ, क्योंकि आ रही है फिर बीच में एकदम बिल्कुल नहीं चली जा रही है। जी, थोड़ा सा मौसम ज्यादा गड़बड़ है मुझे लगता है, इस हाँ वजह हाँ से हो। हाँ जी, तो आप क्या कह रही हैं कि आपके पास साउथ इंडियन है? हाँ हाँ। देखिए, तो क्योंकि इस सर ये तो बहुत महंगी है, इसी वजह से हम लोगों ने इसको अभी लिया नहीं है कि थोड़ा तो सीख जाए उसके बाद लेंगे। नहीं तो आप एस्ट्रो सेज सिर्फ डाउनलोड करिए ना, महंगा से मतलब नहीं है। हाँ एस्ट्रो। आप एस्ट्रो सेज आप मोबाइल में डाउनलोड करिए। ओके ओके सर, ठीक है। किसने कहा कि आप 29,000 का लीजिए? मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आप एस्ट्रो सेज डाउनलोड करिए, दूसरा मैंने सर आपको आवाज खत्म हो गई। वो जो था जगन्नाथपुरा। हाँ ठीक है, कर लेंगे। तो आवाज ही नहीं है। चलिए जोड़ रहे हैं, दोबारा दूसरे से जोड़ना है। आवाज आ रही है? जी अभी आई। अब ओके मैम, ठीक है। ओके। ठीक है, ये आपने पहली बात तो जो ये किया कि कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसको आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आप सीधे आइए और एस्ट्रो सेज डाउनलोड करिए। एस्ट्रो सेज में कमियां क्या हैं कि आप उनके प्लूटो, यूरेनस, इन सबको भूल जाइए, ठीक है? ठीक है जी। एस्ट्रो सेज में आइए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके लिए हमने बताया, और जी हो रहा भी नरसिम्हा राव जी का, वो भी फ्री है। तो उसमें कोई भी कुंडली अगर आपकी होगी, तो आप चाहे साउथ इंडियन चाहिए चाहे नॉर्थ इंडियन चाहिए, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। नॉर्थ इंडियन यूज करते हैं, और साउथ इंडियन। पर मुझे जो लगता है, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, आप इसी पे फोकस करिए। मैं शुरू करूं? हनुमान जी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ हाँ सर। आवाज आ रही है मैम? जी 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 सर, अब आने लगी। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बिल्कुल ही बीच बीच में नहीं आ रही थी इसकी वजह नहीं, से। अब पूरा आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी है। अब आप देखिए, मेरा कर्सर जहां पे जा रहा है, जहां पे 11 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका पहला घर हो गया। अब मैं उस तरह से नहीं बताऊंगा आपको कि मेष राशि, चूंकि अब 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो 11 लिखा हुआ है, इसमें आप 4 जोड़िए, 11, 12, 1, 2, फिर 2 आ गया। 2 में आप 4 जोड़िए, 2, 3, 4, 5, फिर आप 5 में 4 जोड़िए, 5, 6, 7, 8, या 3 जोड़िए, 5 को लेके 4। फिर से मैं बताऊं, केंद्र के ग्रह, जो कुंडली में केंद्र जिसको कहा गया है, केंद्र यही है। पहला घर, चौथा घर,
7वां घर और 10वां घर, ये आपका जो बीच का ट्रायंगल है, ये जो जा रहा है, ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, इस कुंडली की विशेषता देखिए कि यहाँ पर केंद्र में 3 पाप ग्रह बैठे हुए हैं। जैसा कि जो लोग बहुत कम ज्योतिष पढ़े हैं वो भी जानते होंगे कि ज्योतिषी आमतौर पर कहते हैं कि इनका सारा 4 ग्रह केंद्र में है तो बड़ा अच्छा होगा। अब देखिए ये कुंडली सिर्फ 3 ग्रह हैं केंद्र में और तीनों पाप ग्रह हैं, फिर भी आदमी बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम आते हैं राशियों पे। तो मेष राशि नोट कर लीजिए, शीघ्रगामी, गतिशील, शीघ्रगामी, और इनको जो मैं राशियों के गुण बता रहा हूं, आप चंद्रमा को मेष राशि, चंद्रमा को भी मान के चलेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे आपकी राशि क्या है, जिसको बेसिकली बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में आपकी राशि क्या है, अगर इससे इनको पकड़ेंगे तो आपको काफी सारे गुण आपके मिलेंगे इसमें। चंद्रमा मेष राशि में मतलब गतिशील। ध्यान दीजिए, जब हम वाहन खरीदते हैं तो चंद्रमा को चर राशि में, मतलब मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर राशियां हो गई। मेष, कर्क, तुला, मकर, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। तो मुहूर्त विज्ञान में जब हम इनको देखते हैं कि कब हम वाहन लें, तो उस दिन विशेष में जो लग्न होनी चाहिए वो चर लग्न होनी चाहिए। मतलब या तो 1 नंबर हो, 4 नंबर हो, 7 नंबर हो, 10 नंबर हो। मतलब या तो मेष हो, कर्क हो, तुला हो, मकर हो, या इन राशियों में चंद्रमा हो। तो मेष राशि की विशेषता हो गई गतिशील, चर, एक समय पर एक लक्ष्य पर स्थित दृष्टि रखने में असमर्थ। देखिए ये एक कमी है मेष राशि की। कमी ये है कि इनका, अगर इसमें चंद्रमा आ गया तो इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा लो होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, एक समय में एक ही लक्ष्य पर स्थित दृष्टि रखने में असमर्थ, सेंसिटिव टू डिजीजेस, सेंसिटिव टू डिजीजेस, बीमारी के प्रति संवेदनशील। मतलब जैसे सर्दी जुकाम भी इनको ज्यादा होता है। धार्मिक चीजों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, थिन थाइस, पतली जांग वाले। मेष राशि में एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो ये मिलेगी। मैं पुरुषों का मैंने वॉच किया है, जितने लोग थोड़ा पतली जांग और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर नीचे का पतला सा होता है लंबे से, वो लोग मेष राशि में ज्यादा ऐसे पाए जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है।
अनग्रेटफुल। देखिए इसको अपने पर मत लीजिएगा, सिंपल चीजें हैं। इसको किसी की मेष राशि हो तो ये मान ले कि मुझे ऐसा लिखा गया, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको आपको कंसिडर करना होगा। ये चीजें हैं। कृतज्ञता का भाव कम रखने वाला, कृतज्ञता का भाव कम रखने वाला अर्थात कृतज्ञ होना या अनग्रेटफुल होना। स्वयं को प्रसिद्ध से दूर रखने वाला, मतलब कितना भी पैसा आ जाए और इनके पास नाम हो जाए, लेकिन ये प्रसिद्धि कम चाहते हैं, उससे बचते हैं। जैसे कैमरे से बचेंगे ये लोग कि मेरी फोटो ना आ जाए, मुझे लोग कम जाने, कोई मतलब नहीं। हाई सोसाइटी में आकर्षण का केंद्र होते हैं, इसके बावजूद ये हाई सोसाइटी में आकर्षण का केंद्र होते हैं। स्पाउस को प्रसन्न रखकर खुद प्रसन्न रहने वाला, पति को या पत्नी को प्रसन्न रखकर खुद प्रसन्न रहने वाला, जल से भय रखने वाला। आमतौर पर अगर कर्क राशि, मेष राशि, मकर और तुला राशि में चंद्रमा हो या इन राशियों में बैठे अन्य ग्रह भी 8वें और 12वें में हो, मेष, कर्क, तुला, मकर में हो या इन राशियों में बैठे हुए ग्रह 8वें और 12वें में हो, तो रिवर राफ्टिंग, सी शोर्स, समुद्री किनारों पर बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा लेक में घूम सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जल से भय इनको होता भी है और जल से कई बार मतलब इनको नुकसान भी हो जाता है, ड्राउनिंग हो जाते हैं, डूब जाते हैं लोग, इस तरह का। इसलिए बच्चों की कुंडली में ये सबसे पहले देख लेना चाहिए कि चंद्रमा वीक तो नहीं है। चंद्रमा वीक मतलब चंद्रमा कंबस्ट, सी जहां लिखा होगा कुंडली में, अस्त, अस्त चंद्रमा या कंबस्ट चंद्रमा या सी लिखा होगा। और एस्ट्रोसेज में एक एरो बना होता है इस तरह का, स्टार मतलब रेट्रोगेड और एरो मतलब अस्त। सभी लोग एस्ट्रोसेज तो अपनी मोबाइल फोन में प्लीज रखे ही रखें। हालांकि वो एक पूरी तरह से बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर नहीं है, पर वो जितना है वही सबसे अच्छा है मंजूरी में। अभी भी कोई इस तरह का अच्छा सॉफ्टवेयर मोबाइल एंड्रॉयड या आईओएस के लिए नहीं बना है। तो मेष राशि जल से भय रखने वाला, अत्यधिक गतिशील, उतावलापन, जल्दबाज, दुस्साहसी प्रवृत्ति वाला। अब देखिए इतनी अच्छी चीजों के बाद भी वो दुस्साहसी क्यों हो रहा है मेष राशि? क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। और मंगल ऊर्जा है, मंगल ही बुरी स्थिति में दुस्साहस है, मंगल ही आग है। मतलब एक्शन, जो भी काइंड ऑफ एक्शन होगा, एनर्जी होगी, वो मंगल है। तो इसीलिए ये दुस्साहसी प्रवृत्ति के होंगे। और मेष राशि मतलब वृद्धावस्था में शांत रहने वाला। ये ज्यादातर इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी ज्यादा है। चंद्रमा वृष में,
अब देखिए चंद्रमा वृष में मतलब चंद्रमा उच्च का, नोट कर लीजिए इसे। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। जीवन का आनंद उठाने वाला, अगर आपका नमांश में भी ये चंद्रमा उच्च का होगा ना, तो भी आप बहुत सारी समस्याओं के बाद भी आनंद रहना चाहेंगे, आनंद में रहेंगे। पहली बात तो सभी लोग अपनी लग्न कुंडली के ग्रह जान लें किस राशियों में है, किन राशियों में, और नवांश में किस राशियों में है। जैसे मान लीजिए आपका मेष लग्न है और नवांश में भी मेष लग्न हो गया, तो उसे बोलेंगे सेम लग्न का बोलेंगे, और वर्गोत्तम बोलेंगे उसे, वर्गोत्तम, जो कि बहुत ही अच्छा माना गया है। मान लीजिए 60 वर्ग कुंडलियों में 3 या 4 कुंडलियों में अगर वो सेम राशि में हो गया या सेम लग्न में हो गया, या कोई ग्रह सेम राशि में 3-4 वर्ग कुंडलियों में हो गया, तो वो बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। वो ग्रह अपने आप में दुरुस्त मानिए। तो अगर नवांश में भी आपका चंद्रमा, लग्न की तो छोड़िए, लग्न, और ये भी ध्यान दीजिए कि लग्न कुंडली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, और ये जो वर्ग कुंडलियां हैं ये बाद में आती है। मतलब कोई भी प्रॉमिस अगर लग्न कुंडली में है तो उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। नवांश में नहीं है तो थोड़ी कम हो सकती है, दशांश में नहीं है तो थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन अगर लग्न कुंडली में वो प्रॉमिस नहीं है और नवांश, दशांश या अन्य वर्ग कुंडलियों में है, तो फिर उम्मीद कम रखिए। वृष राशि का आदमी या वृष में बैठे चंद्रमा आदि ग्रहों वाला आदमी दान देने या गिफ्ट देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। इनके इमोशंस या भावनाएं शुद्ध होंगी, हृदय भी शुद्ध होगा। जो भी आप इसको हृदय मानिए, मन मानिए, दिल का साफ मानिए। तो वृष राशि में चंद्रमा होने पर ऐसे गंदी सोच के नहीं हो, दान उपहार देते रहते हैं, जीवन का आनंद, आध्यात्मिक आनंद उठाने में इन्हें ज्यादा मजा आता है। अत्यंत उच्च स्तर की आध्यात्मिकता, शुद्धता भी हो सकती है ऐसे लोगों में। वृष के चंद्रमा में उच्च स्तर के आध्यात्मिक शुद्धता संभव है। मजबूत व्यक्तित्व होता है इनका, ये थोड़ा सा प्रयत्न करने पर इनको संपन्नता जल्दी मिल सकती है। लेकिन क्योंकि वृष राशि का मालिक शुक्र है, जैसे मेष राशि का मालिक या मेष राशि का स्वामी मंगल था,
उसी तरह वृष राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए मनोरंजक और अच्छे रहन सहन में विश्वास रखने वाला, लग्जरी पसंद होगी, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होगा। साथ में अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसको जोड़िए तो ऐसे लोग हाइजीन को बहुत ध्यान देंगे, सामान्य जगहों पर लंच डिनर नहीं करेंगे, इनको लगेगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा। और चाहे इनके चेहरे में या इनके शरीर में कुछ चुंबकीय प्रभाव रहता है, मतलब जो वृष राशि का चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा तो सामान्य तो होगा नहीं, वो सामान्य नहीं होगा। और इनकी जो फ्रेंड सर्किल होगी वो अच्छे लोगों की होगी, कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स। मिथुन राशि में चंद्रमा, मृदुभाषी, सतर्क और गतिशील नेत्रों वाला, दयालु हृदय वाला, चतुर्वाणी वाला। कभी कभी आपको मिथुन राशि के चंद्रमा वाले या मिथुन लग्न वाले की वाणी आपको खल सकती है कि ये अपने विशेष फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस तरह से, तो उनकी वाणी चतुर होगी। और जो मेरी फाइंडिंग है अपनी अभी तक की, उसमें मैंने देखा मिथुन लग्न वाला व्यक्ति, उसकी बात सुबह कुछ होगी और शाम को कुछ होगी, या आज कुछ होगी तो कल तो जरूर बदल जाएगी। आप थोड़ा सा इसमें अगर और कुंडलियां साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको सीखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको सीखने में आसानी होगी। मान लीजिए कोई विजय कुंडली मैंने खोली थी अभी, वो अमिताभ बच्चन की कुंडली थी जी। तो अब देखिए मिथुन लग्न का कोई भी व्यक्ति मिले तो उनकी ये विशेषता होती है कि वो अपनी बात पर नहीं टिक सकते और ज्यादातर वो निर्णय भी नहीं ले पाते। ये अलग बात है कि उनका काम होता रहता है। जो टेक्स्ट के अनुसार है, थोड़ा सा काम वासना आनंद में बिताने का इच्छुक, जो पुराने टेक्स्ट में दिया गया है, जीवन को काम वासनात्मक आनंद में बिताने का इच्छुक, संगीत तथा कला के क्षेत्र में जन्मजात गुण रखने वाला। बहुत ऐसे लोग होंगे, इनके बारे में पूछिए तो बताएंगे हाँ हमें ऐसी रुचि थी, बचपन से ऐसी रुचि थी। गर्दन के आसपास बीमारी की संभावना, प्रसिद्ध पाने की इच्छा रखने वाला,
उजले मुखमंडल वाला, उनका चेहरा होगा थोड़ा सा आभा होगी उसमें और ग्लोइंग होगा। कारण सिर्फ है कि मरकरी है, बुध है, मिथुन का मालिक बुध है, तो बुध राशि, बुध में स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, अच्छे बुध में, सामान्य से थोड़ा सा ऊंचे कद वाला, मतलब जो जनरल हाइट है उससे थोड़ा सा ऊंचे कद वाला, कार्य संपादन में निपुणता, हर स्थिति में विधि संगत होना, लीगल, चंद्रमा कर्क में सबसे ज्यादा सुना गया चंद्रमा, एक तो चंद्रमा, दूसरा कर्क में, मतलब कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा ही होता है, मतलब चंद्रमा अपनी राशि में, ध्यान रखिए चंद्रमा अपनी राशि में, मतलब एक तो ये चर राशि है, दूसरा जल राशि है, ऐसे लोगों को पानी से बहुत बचाना चाहिए। भगवान राम की स्वयं की का चंद्रमा कर्क लग्न उनकी है, तो चंद्रमा ऐसी स्थिति में था। इनकी विशेषता होती है चंद्रमा कर्क में, इनको मतलब सामान्य जगहों पर भी ये थोड़े बहुत हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, गुरु का सेवक, हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा दो चार कुंडलियों में आप देखेंगे ना तो अपने आप समझ में आने लगेगा। हेडेक सरदर्द के समान समस्याओं वाला, जो रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक कर्म कांड होते हैं, उनकी समझ इन्हें बहुत ज्यादा होती है कर्क राशि वालों। लंबी यात्राओं के प्रेमी, क्योंकि कर्क राशि तो स्वयं में यात्रा है, बहुत ही शुद्ध राशि है। एक तो इसका स्वामी भी स्वयं चंद्रमा है और चंद्रमा बैठा भी वही है, लेकिन क्योंकि स्वामी चंद्रमा है तो क्रोध की स्थिति में संपूर्ण समझ बूझ खो देने वाला, कभी कभी कमजोर बुद्धि वाला, कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज कर देने वाले, और ऐसे लोग खासकर इंडिया में आप देखेंगे कि वो जी शिल्पा जी पूछिए आप। राम राम गुरुजी। जी राम गुरुजी राम। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो आप कब से कह रहे हैं कि चंद्रमा इस राशि में, चंद्रमा इस राशि में, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली। ओके ओके, देखिए इतना तो आपने सुना होगा ना, आपकी राशि क्या है। हाँ। तो वो जो राशि होती है, उस जब चंद्रमा किसी विशेष राशि में जाता है
तो उसी को सामान्य बोलचाल में राशि बोलते हैं। हाँ, पर जैसे गुरुजी पहले घर में चंद्रमा है या सेकंड घर में चंद्रमा है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, वो तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। जो पहला नंबर है हाँ वो एक राशि का भी नंबर, मेष राशि का। हाँ, मेष राशि का है। दूसरा जो नंबर है, ठीक आपने पूछा, सबको क्लियर भी हो जाए जिनको नहीं। दूसरा जो नंबर है वो वृष राशि का है। हाँ जी। तीसरा नंबर मिथुन राशि का है। हाँ, चौथा नंबर कर्क राशि का है। कर्क का है। हाँ, पांचवा नंबर सिंह। सिंह का है। तो अब आप समझ गई? नहीं गुरुजी, मैं अभी भी नहीं समझी। जैसे मुझे ये पूछना है कि लग्न तो जिस पहले घर में जो राशि होगी वो लग्न राशि कहलाती है, और चंद्र जिस भाव में होगा वो हमारी जन्म की राशि मानी जाती है। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये पहले घर में चंद्रमा है? नहीं, किसी भी घर में हो आप, इसे किसी भी घर में हो, चंद्रमा जिन राशियों में बैठा होगा, एक तो उसके लिए अप्लाई करते हैं ये हम। दूसरा, चंद्रमा में या इन राशियों में जिनकी मैं बात कर रहा हूं कोई भी ग्रह होगा तो उसका नेचर इस तरह का होगा। एडवांस के लिए आप उसको भी ये मान लीजिए, और नहीं तो अगर आपको सिंपली समझना है तो समझ लीजिए कि फला राशि का क्या गुण होता है। नेचर क्या है? हाँ, नेचर क्या है, उसके बिना जाने फलित या प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि चंद्रमा का वृषभ, तो मैं सोच रही हूँ कि चंद्रमा राशि या चंद्र की इसमें जो राशि आती है वो वृषभ कहलाती है, जो चंद्र उसमें होता है वो राशि वो कहलाती है। ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। नहीं, अब तो आप समझ गई ना। मतलब मैं ये समझ के चले कि ये इनका नेचर है। बस ये राशियों का नेचर है, आप इतना समझिए। और ठीक अगर है। आप उससे अधिक कोई समझना चाहता है तो ये समझ लीजिए कि इन राशियों में कोई ग्रह होगा तो इन इन कारकों को ध्यान में रखना होगा। जैसे चंद्रमा कर्क राशि में हो गया तो हमने बताया, और मान लीजिए अच्छा। मंगल यहाँ पर होगा तो भी राशि का तो अपना ही गुण होगा ना। तो हाँ हाँ। मंगल ग्रह के हिसाब से उसको हमें उसमें लेना पड़ेगा। तो तो फिलहाल हम चंद्रमा अगर उस राशि में होगा हम्म, तो कैसे होता है ये समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गुरुजी। अच्छा, अनुमा जी बताइए आप। हाँ सर, उसमें जो नंबर लिखा रहता है वही ना डिनोट करता है कि कौन से राशि है। बिल्कुल, हाँ जैसे पहला नंबर मेष हो गया, हाँ हाँ हाँ, 12वां नंबर। जिस भी हाउस में जो नंबर लिखा हो हाँ, वही। और जिस उसी भी हाउस, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हाँ, मान लीजिए पहले हाउस में 11 लिखा हुआ है तो हो गया कि पहले हाउस में कुंभ राशि है, मतलब कुंभ लग्न की कुंडली कुंडली है। और सर चंद्रमा से ही तो पता चलेगा कि कौन सी राशि है उस इंसान की। चंद्रमा जिस राशि जिस नंबर में दिया होगा, मान लीजिए चंद्रमा जहाँ पे है वहां 1 लिखा हुआ तो मेष राशि हो गई। इससे और थोड़ा सा क्लियर। फोर्थ हाउस से कोई मतलब नहीं है, हाउस से कोई मतलब नहीं है नहीं सर। नहीं, कोई मतलब नहीं, नहीं हाउस से कोई, हाउस गया अब। क्योंकि हाउस का स्वामी भी मान लीजिए फोर्थ हाउस है तो उसका स्वामी तो हुआ कर्क। नहीं मैम, स्वामी की बात नहीं है अभी। अच्छा अभी स्वामी तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ, मैं इसी वजह से कंफ्यूज। तो अब देखिए, यहाँ पर आप ग्रहों को रख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रहों को रखना ही पड़ेगा आगे चल के। मात्र 12 घरों में या 12 भावों में सिर्फ चंद्रमा तो होगा नहीं। चंद्रमा एक इंडिकेशन है इस हिसाब से समझने के लिए। तो चंद्रमा सिंह राशि में, अब ध्यान दीजिए, सिंह राशि को राजपत्रित चिन्हों वाली राशि कहा गया है, मतलब गजेटेड ऑफिसर, मतलब रॉयल्टी। किसी का शुक्र सिंह राशि में होगा तो बहुत संभावना है कि उसकी प्रगति तभी हो
जब वो सिंह राशि के संबंधित कपड़े पहने या व्यवहार करें। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आप देखिएगा, मुझे याद आ रहा है सिंह राशि में संभवतः उनका शुक्र है, और जब वो सामान्य वेशभूषा या अटायर में रहते थे तो वो कोई प्रगति उनको नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे उनका अटायर बदलता गया वैसे वैसे फेम बढ़ती गई। तो इस सिंह राशि का इतना बड़ा कमाल होता है, मतलब शुक्र मतलब कपड़ा। तो चंद्र में सिंह राशि में मतलब 5 नंबर में अगर शुक्र होगा तो ऐसा मैंने बताया मोदी जी के। अब चंद्र 5 नंबर में या सिंह राशि में चंद्रमा होगा तो क्षमाशील प्रवृत्ति होगी, जल्दी से माफ कर देंगे, लेकिन गुस्सा भी जल्दी आएगा। किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसका सामना करते हैं। बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। बुरा बहुत जल्दी मानते हैं या शीघ्रता से अप्रसन्न हो जाते हैं। राजत्व की इस तरह भावना होती है इनमें कि आम आदमी या बहुत बड़ी स्थिति में होने के बाद भी ये किसी भी आम आदमी के साथ, लोगों के साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। बहुत बड़ा ये महर्षि पराशर ने बताया है, ऐसा मैंने कई जगह लोगों को मैंने देखा है। सिंह राशि के चंद्रमा वाले मतलब वो भेदभाव नहीं करते इस तरह का कोई भी, क्योंकि वो वास्तव में उनके अंदर राजत्व होता है। स्थान स्थान पर भ्रमण करने की इच्छा रखने वाला। क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, मतलब 5 का स्वामी सूर्य होता है, इस तरह आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है, तो उसमें अगर चंद्रमा आएगा, सूर्य में चंद्रमा, तो कोल्ड की समस्या रहेगी, शीत की। आप ध्यान दीजिएगा सिंह राशि के ग्रहों के हिसाब से, तो ऐसे लोगों को कोल्ड जल्दी पकड़ता है या बार बार उनको, कुछ लोगों को तो साइनस बहुत तेजी से पकड़ता है सिंह राशि। अच्छे मित्रों की चाहत रखने वाले, अब मिले मित्र या न मिले वो बात अलग है, पर अच्छे मित्रों की चाहत रखने वाले। कुछ न कुछ एडिक्शन होगा इनके पास, किसी भी तरह का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स या और भी तरह की। और प्रसिद्ध होने की इच्छा रखने वाला, और सिंह राशि में जितने भी ग्रह हो, पाप ग्रह भी हो, तो वो आपको फेम दिला सकते हैं, प्लीज नोट इट। मतलब ये फेम की राशि है। कन्या में चंद्रमा, कन्या में मतलब चंद्रमा 6 नंबर में, कन्या और मीन लग्न की एक विशेषता, मैं यहाँ लग्न की बात कर रहा हूँ अभी 2 मिनट। लग्न की एक, कन्या मीन की एक विशेषता होती है कि आमतौर पर सर बड़ा होता है, सर बड़ा होता है या गोल सा होगा। और इन चंद्रमा कन्या में आनंददायक जीवन बिताने का इच्छुक,
अच्छे लोगों को आदर देने वाला, और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला। देखिए, राशियों के गुण तो आपको समझने ही होंगे, इसके बिना मतलब उस राशि में चंद्रमा बैठा हो या कोई बैठा हो, वो इतना मैटर नहीं करेगा, जितना होगा कि आपको इनका क्रक्स पता होना चाहिए। तो चंद्र कन्या में होगा तो इनका व्यवहार अच्छा होगा, धर्म निरपेक्ष होंगे, या पारदर्शी धार्मिक झुकाव वाले, मतलब वो साईं बाबा को भी पसंद करेंगे, वो मज़ारों पर भी जाएंगे। ऐसी स्थितियों में जो लोग हर जगह जाते हैं या चर्च में भी जा सकते हैं, तो ऐसे लोग का आप कन्या राशि के ग्रह देखिए, हो सकता है वहां बृहस्पति हो सकता है कि छठे घर में हो, तो इस तरह का। ये भी लोग दान करने में विश्वास करते हैं, और इनका ट्रांजैक्शन, लोगों से लेन देन बड़ा ही चुस्त दुरुस्त होता है, चतुर होते हैं। काव्य प्रतिभा, मतलब कविता कहने में भी ये अच्छे माने जाते हैं। तो जो कवि हैं उनकी कुंडलियां देखिए आप, कन्या राशि में कौन बैठा है। अफेक्शनेट, स्नेही और स्नेह करने योग्य, डांस देखने, जैसे कुछ लोग आइटम सॉन्ग्स या इस तरह के सॉन्ग्स या सिर्फ गाने देखते हैं, वो म्यूजिक वाला डांस, उस वो कन्या लग्न उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें बैठे ग्रह को देखिए, खासकर अगर चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा भी संगीत है, तो संगीत और नृत्य की आसक्ति रखने वाला। अपने जन्म स्थान से अन्यत्र रहने की इच्छा रखने वाला, ऐसे लोग बर्थ प्लेस के से आगे या अन्य जगहों पर जाने की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। मैरिज मैरिड लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि चंद्र कन्या में है, अर्थात चंद्र बुध की राशि में। बुध पिता है, बृहस्पति माता है, और बुध पुत्र है, और बृहस्पति माता है, चंद्रमा पिता है, क्योंकि इनके पैदाइश की बात कही गई है। तो बुध की चंद्रमा, मतलब बुध चंद्रमा से शत्रुता रखता है, इस वजह से जो उसमें विवाह के संबंध में एडजस्ट नहीं कर पाते ये लोग। मतलब चंद्र बुध मित्र नहीं है, चंद्र मित्र मानता है बुध को, पर बुध नहीं मानता है।
चंद्र तुला राशि में 7 में, चंद्र तुला राशि में या तुला राशि के लोग जनरली क्रोधित हो जाते हैं। अपने आप में अलग है, ज्यादातर लोग क्रोध को मंगल और सूर्य से ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राशियों को भी समझना होगा और राशियों के हिसाब से भी व्यवहारों को जानना होगा। तो प्रतिकूल अवसरों में क्रोधित होने की प्रवृत्ति होती है तुला राशि में। आसक्ति की कमी, अनासक्त, उतना प्रेमोत व्यवहार न रख पाने वाला, इसलिए दुखी हो जाना कभी कभी। और विनम्र और सभ्य वाणी वाला, इनकी वाणी बड़ी अच्छी होगी। अब ध्यान दीजिए, चंद्रमा 7 नंबर में है, चंद्रमा तुला में है, अर्थात चंद्रमा शुक्र की राशि में है। ये लोग मदद करके दया भाव में आके धोखा खा जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर धोखा खाने की प्रवृत्ति अपने दया भाव इनमें बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं। तो चंद्रमा स्त्री ग्रह की राशि में, शुक्र की राशि में है, तो इनके अंदर दया भाव बहुत कूट कूट के भरा होता है। इनका धार्मिक विचार बहुत क्लियर और स्पष्ट होगा, सच्चा होगा। कर्म कांड का अभाव होगा या पाखंड रहित होगा। व्यापार और आर्थिक सलाहकार के रूप में बहुत अच्छा ये काम करते हैं, या इनोवेटिव होते हैं। इनोवेटिव मतलब नए नए आइडिया लाना व्यापार में, ट्रेड में। तो ये बहुत बड़ी बात हुई, चंद्रमा तुला राशि में हुआ तो ऐसे लोग नवाचार वाले होते हैं, नए विचारों वाले, और व्यापार और आर्थिक सलाहकार के रूप में बड़ा अच्छा काम करते हैं। फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि 7 नंबर मतलब 7वां घर मतलब पार्टनर, अर्थात मित्रता और प्रेम को सम्मान देने वाला। घूमने के लिए बहुत ज्यादा बेताब, यात्रा के लिए। चंद्रमा वृश्चिक, चंद्रमा वृश्चिक राशि। देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे सबसे खराब बताया गया है, स्कॉर्पियो बताया गया है सन साइन में, कि ऐसे लोग बड़े ही बिच्छू की तरह व्यवहार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वृश्चिक राशि भी जलीय तत्व है और मंगल की राशि है। वृश्चिक मतलब 8 मतलब मंगल। एक बार नोट भी कर लीजिए आप लोग। 1 मेष राशि मंगल, 1 मेष राशि मंगल, 2 वृष राशि शुक्र, मतलब
वृष राशि का स्वामी शुक्र। 3 मिथुन राशि बुध। 4 कर्क राशि चंद्रमा। 5 सिंह राशि सूर्य। 6 कन्या राशि बुध। सेवन तुला राशि शुक्र। 8 वृश्चिक राशि मंगल। 9 धनु राशि बृहस्पति। 10 मकर राशि शनि। 11 कुंभ राशि फिर शनि। 12 मीन राशि बृहस्पति। अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में इसको बहुत ही इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश मीडिया में या वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बहुत ही चालू और शातिर माना गया है कि, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जीवन के प्रारंभ में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की स्थिति विकसित होना। ध्यान दीजिए, वृश्चिक राशि के चंद्रमा में लाइफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की टेंडेंसी हो, घूमने की टेंडेंसी, किसी काम से या ऐसे ही वॉन्डरिंग। इनको स्कॉर्पियंस को खराब क्यों कहा गया है? यहाँ पे हम स्कॉर्पियन शब्द अपने यहाँ नहीं यूज करेंगे, लेकिन वेस्टर्न के हिसाब से उनको यूं कहा गया है कि जो भारतीय ज्योतिष है उसमें ये मानना है कि ये सेल्फ कंट्रोल कम होता है, स्वनियंत्रण कम होता है वृश्चिक राशि में। तो स्वनियंत्रण की कमी से थोड़ा सा ये प्रपंच बिना मतलब की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेसिक चीज ये है। आंखें थोड़ी अलग होंगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए स्कॉर्पियंस का माना जाता है, खराब माना जाता है, जो कुछ भी राशियों में इसकी बड़ी आलोचना हुई है। तो वृश्चिक राशि में जो ग्रह हैं उनको भी देखिएगा प्लीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद्रमा से, दूसरे की पत्नी या पति का लालच या की लालच करने वाला करने वाली, नियंत्रण के अभाव में, क्योंकि स्वनियंत्रण इनमें कम होता है। 8 नंबर की राशि में स्वनियंत्रण कम होता है, कारण मंगल है, चंद्रमा मंगल के घर में बैठा है।
या वृश्चिक राशि में और भी चीजों को देख लीजिए आप। लेकिन अगर आदमी को ये सारी चीजें पता हो जाए कि मेरी इस राशि में ये ग्रह बैठने से मेरा ऐसा बुरा प्रवृत्ति है, तो वो आदमी हीरा बन के भी उभर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की भी वृश्चिक राशि है। लेकिन कुछ ऐसा रहता है, दंभी प्रवृत्ति वाला, दंभ होना। दंभ मतलब झूठा अभिमान। अपने बच्चों तक के लिए क्रूर। अब इसको आप सिंपल देखिए कि जो बिच्छू होती है, ऐसा कहा गया है कि उसके बच्चे शायद उसको ही खा जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो लेकिन फिर भी ये बच्चों तक के लिए क्रूर माना गया है। जितने भी लोग अनैतिक रूप से धन कमाते हैं, उनका वृश्चिक राशि से कुछ न कुछ संबंध होता है। कुछ नहीं होगा तो वहां पे चंद्रमा ही रहेगा या फिर और कोई ग्रह रहेगा। मतलब नैतिकता की परवाह नहीं करते ये पैसा कमाने में। while earning the money, they don't follow the rules। माता के प्रति प्रेम और धोखाधड़ी की बहुत सारी क्रियाएं इनको मालूम होंगी। तो आप वृश्चिक राशि को ब्रैकेट में डाल दीजिए, एक सावधानी की राशि होती है वृश्चिक राशि। लास्ट क्लास में वृश्चिक राशि का दो स्पेशल गुण मैं बताऊंगा। अब आ गया चंद्रमा 9 में। चंद्रमा धनु राशि। धनु राशि भी सिंह राशि की तरह दो सबसे प्रभावी राशियों में है। राजपत्रित सील वाली राशि, गजेटेड सील या ऑफिसर वाला जो इनका हिसाब किताब होगा। कारण कि बृहस्पति खुद बृहस्पति के घर में बैठे हैं। और दूसरा जो धनु राशि होती है वो अग्नि तत्व की होती है। तो ये लोग बहुत बहादुर होते हैं। सत्य के प्रेमी होते हैं। वृश्चिक से उलट चीजें जा रही हैं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो से बिल्कुल उलट जा रही है। सत्य के प्रेमी होते हैं, अच्छे गुणों वाले होते हैं।
प्रेम और शांति को बढ़ाने वाले, अच्छी राशि मानी गई है धनु। सुंदर स्त्रियों की चाहत रखने वाले, चाहत मतलब वृश्चिक की तरह ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे की पत्नी या पति के, तो चाहत रखने वाले, क्योंकि कोई इंसान संपूर्ण नहीं होता। माता का आदर करने वाले, दान करने वाले, क्योंकि अधिकारी की राशि है, बड़े पद की राशि है, तो इनके पास इनके अंडर में काम करने वाले ज्यादा होंगे, सबऑर्डिनेट्स ज्यादा होंगे, एम्प्लॉइज ज्यादा होंगे, और अच्छे एक्टर होते हैं ये लोग, मतलब मिमिक्री हुआ या दूसरों की एक्टिंग हुई, दूसरों का नामकरण दूसरे नाम से बुलाना, बहुत लोग होते हैं उनको जानबूझ के उस नाम से नहीं बुलाते, तो ये धनु राशि की विशेषता है। थोड़ा सा शरीर में मोटापा आ सकता है, क्योंकि बृहस्पति मोटापे का कारक है, कोलेस्ट्रॉल का कारक है बृहस्पति, मोटापे का कारक है। एक चीज इनमें बहुत खतरनाक होती है, वो कहीं नहीं मिलेगी। कोई भी बड़ा अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन हो या फलता फूलता परिवार हो, उसको नष्ट करने की बहुत डेंजरस इंस्टिंक्ट या प्रवृत्ति होती है। ये एक नेगेटिविटी है इसमें, कि हर राशि की पौराणिक कहानियां हैं, इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे, और मैं मटेरियल्स बता सकता हूँ कहाँ कहाँ से आप इन सब चीजों को पढ़ें। तो राशियों को सबसे अच्छा तरीके से आप पुराणों में पढ़ सकते हैं, और या तो आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे पौराणिक या पुराणिक स्टोरीज ऑफ राशिस, तो बहुत बढ़िया दिया गया है पुराणों में। चंद्रमा मकर में, चंद्रमा 10 में, या मकर लग्न मानिए, चंद्रमा मकर में अपने परिवार में कम आदर पाने वाला, या कंपैरेटिवली कम आदर पाने वाला, क्योंकि चंद्र शनि के घर में आ गया है, लेकिन शनि का घर मकर भी है कुंभ भी, उसमें अंतर क्या है दोनों में, ये मैं लास्ट क्लास में आपको राशियों के 2-2 3-3 गुण करके बता दूं। तो सामान्यतः अपने परिवार में आदर कम पाने वाला और शीघ्रता से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेने वाला, डिप्रेस हो जाना, क्योंकि शनि दुख भी है, शनि के घर में है, तो शनि दुख भी है। स्त्री की सलाह मानने वाला, और इसको कभी कभी हेन पेकर्ड हस्बैंड भी कहा गया है। हेन पेकर्ड हस्बैंड का जो पत्नी कहे वही सुने। लेकिन रुचि बहुत विद्वता पूर्ण होगी, विजडम वाली। नॉन ट्रेडिशनल म्यूजिक, बहुत ही अनुशासित, डिसिप्लिन, पंक्चुअल, 5 बजे उठना है तो उतने ही बजे उठेंगे। रेस्पेक्टेड इन फीमेल्स, वीमेन, स्त्रियों में
विशेष आदर पाने वाले लोग मकर में होंगे, मकर राशि के। अच्छे सबऑर्डिनेट्स वाले, दयालु हृदय वाले, क्योंकि जब ये आगे पढ़ाया जाएगा एडवांस में कि पीएसी कनेक्शन, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, तो इसमें इनका बड़ा रोल आएगा। अब चंद्रमा कुंभ में 11, ये भी शनि की राशि है लेकिन यहाँ दूसरा है। चंद्रमा कुंभ में परोपकार करने की आदत शनि का निश्चित तौर पर गुण है। शीलवान होना, दुखी होना लेकिन शील रखना दूसरे के प्रति, ये चंद्रमा का विशेष गुण है। आलसी प्रवृत्ति, कुंभ राशि आलसी प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा ये लोग मतलब परोपकार की भावना रखते हैं, हेल्पफुल होते हैं ये भी, लेकिन अपने चारों ओर विलासिता की वस्तुओं की तीव्र इच्छा होगी कि हमारे पास ये हो, समृद्धि की इच्छा होगी, क्योंकि बुरा नहीं है। आंखें बहुत प्रभावशाली होंगी। अगर आप लग्न की बात करें तो जो कुंडली हमने दिखाई अमिताभ बच्चन की, उनकी भी आंखें अलग हैं, लेकिन उसमें केतु बैठा है, एक ये भी कारण है। मॉडेस्ट, शिष्ट व्यवहार, अच्छे व्यवहार वाले, मॉडेस्ट। अच्छे कार्यों द्वारा अच्छा नाम पाने वाला और स्नेही स्वभाव वाला, स्वयं से अर्जित धन को खर्च करने में विश्वास करने वाला, चंद्रमा मीन में 12, 12वीं राशि, अंतिम राशि। देखिए इसकी विशेषता देखिए, मीन तो पहली बात लंबाई लिए होता है और चौड़ाई लिए, मतलब जो बृहस्पति होता है, बृहस्पति वाला व्यक्ति आमतौर पे लंबा चौड़ा माना गया है। राहु भी विस्तृत है पर राहु नोट्स है, इसलिए यहाँ शरीर में उसको नहीं जोड़ा गया। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे राहु कई गुना वो ग्रोथ, बॉडी के अंदर भी ग्रोथ राहु और जुपिटर देते हैं, तो जैसे कैंसरस सेल्स वगैरह में भी इन लोगों को ट्रीट किया जाता है, माना जाता है। तो मीन राशि या चंद्रमा मीन में या 12 में आत्मनियंत्रित और प्रतिष्ठित। जी अनुमा जी पूछिए आप। ओके, सेल्फ कंट्रोल्ड एंड एस्टीम्ड, आप आत्मनियंत्रित होंगे ऐसे लोग और प्रतिष्ठित होंगे। बहादुर भी होंगे और इनके जो स्टेटमेंट्स होंगे वो उसमें स्टेटमेंट देने में निपुण होंगे या भाषण करने में निपुण होंगे।
जन्मजात नेतृत्व के गुण, इनको बचपन से ही नेतृत्व का गुण रहेगा। शीघ्र क्रोधित होने वाले, आसानी से धन ना खर्च करने वाली, उत्कृष्ट गुणों वाले, उच्चतम हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं। इनको मकर के बिल्कुल उल्टा, इनको परिवार में बड़ा स्नेह मिलता है। इनको स्पिरिचुअल इनके गुण होते हैं बड़े अच्छे, तेजी से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मकर ये मीन लग्न वाले होते हैं उनकी चाल थोड़ी तेज होती है। संगीत की प्रतिभा विकसित कर किए रहते हैं ये। और ये आदर पाते हैं। अब राशियों के स्वभाव, आप 1 से लेके 12 तक लिख लीजिए, उसी में आगे आगे बढ़ाते जाइए। 1 से लेके 12 तक लिख लीजिए और बढ़ाते जाइए। एक नंबर चर राशि, चर मतलब चलने वाली। देखिए राशियों के 3 ये जो स्वभाव होते हैं, स्थिर, चर और द्विस्वभाव। इसको बहुत ही थोड़ा सा सामान्य तरीके से पहले सुन लीजिए। जो चर स्वभाव होते हैं वो ये है कि इनको यात्रा में जोड़ा जाता है, जर्नीज में जोड़ा जाता है, विदेश यात्राओं से जोड़ा जाता है, तो ये चर हैं। और ऐसे लोगों का माना जाता है कि भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं वो हर चीज में डुअल होती है। ऐसा शोधों में पाया गया है कि द्विस्वभाव राशियां, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं। द्विस्वभाव राशियां मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन। जब ऐसे लग्नों के लड़के लड़कियां हों, बच्चे हों, तो उनकी शादियां करते वक्त ठीक इन्हीं लग्नों के लड़के लड़कियों से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा डिवोर्स के रेट पाए गए 69% पाया गया है द्विस्वभाव लग्न वालों में से। कारण उनका डुअल नेचर होगा, मतलब दो, एक तो हो गया कि द्विस्वभाव, 2 तरह का स्वभाव होगा, कभी कुछ कभी कुछ। एक होगा दो, स्वयं का 2 नेचर।
पत्नी 2, या मतलब मल्टीपल मैरिजेस या सेकंड मैरिज के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने बताया। अब आप 1 के आगे लिख लीजिए चर, 4 के आगे लिख लीजिए चर, मतलब कर्क भी चर है, मेष भी चर है। 7 के आगे लिख लीजिए चर, 10 के आगे, मकर के आगे लिख लीजिए चर। ये चर राशियां हैं, चर लग्न है। ये लोग थोड़ा सा चलायमान रहेंगे। जैसे अभी कहा जाए कि नौकरी स्थिर है कि नहीं, तो कभी कभी इससे भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट की जॉब्स चेंज होती रहती है, पर इसको आप ऐसे ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली बिना पूरी कुंडली देखे। दूसरा हो गया स्थिर, स्थिर राशियां। 1 के बाद जो नंबर आए, फिर 3 के बाद, मतलब अल्टरनेट कर लीजिए। 2 वृष स्थिर राशि हो गई, सिंह मतलब 5 सिंह स्थिर राशि हो गई, 8 वृश्चिक स्थिर राशि हो गई, और कुंभ 11 स्थिर राशि हो गई। ऐसे लोग बहुत ही, इनका स्वभाव बहुत ही स्थिर होगा, लेकिन बुराई यह है कि गलत चीज भी स्थिर हो, सही चीज भी स्थिर और गलत चीज भी स्थिर। और ऐसे लोग मतलब एक ही जगह पर रहना पसंद करेंगे, बदलाव उनको, चेंज कम पसंद आएगा। तो आप देखिए 1 के बाद 2 हो गया, 1 स्थिर, 2 अस्थिर, 2 हो गया, 1 हो गया चर, 2 हो गया स्थिर। अब आया आपका 3, 6, 9, 12। मिथुन, कन्या, मैंने एक चीज पूछना था कि इसमें चेंज उनको पसंद नहीं होता है या वो चेंज होता नहीं उनकी लाइफ में? सेम चीज मानिए। देखिए ये तो यही तो आखिर सब चीजें हो जाती हैं कि आप में क्या ऐसा ईश्वर ने बनाया है कि आपके अंदर कितनी क्षमता दी है, या कितना उन्होंने परमिशन दी है बदलाव की। तो या तो वो चेंज करेंगे नहीं, या चेंज कम पसंद होगा, या चेंज होगा ही नहीं। तीनों चीजें होती हैं। तो मिथुन, कन्या, धनु, मीन, द्विस्वभाव, डुअल नेचर। ज्यादातर इन राशियों को ऐसा माना गया है, इन राशियों के अंदर स्थित ग्रहों को माना गया है। इन राशियों में जब ग्रह स्थित हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि उनका डुअल नेचर हो जाता है ज्यादातर, मतलब करना भी, फिर उससे पलट जाना, बातों पर अपने अडिग ना रहना, इस तरह का। तो इस तरह से सारी राशियों का चर स्वभाव हो गया कि चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव। दिशाएं, हालांकि आजकल दिशाओं को अलग कॉन्सेप्ट में भी दिया गया है, एस्ट्रो वास्तु में, लेकिन यहाँ हम वही दिशाएं बता रहे हैं आपको जो वैदिक ज्योतिष में है। मेष पूर्व राशि, पूर्व दिशा। कर्क उत्तर, मकर दक्षिण, तुला पश्चिम। वृष माने 2 दक्षिण, सिंह माने 5 पूरब, वृश्चिक मतलब 8 उत्तर, और कुंभ माने 11 पश्चिम। मिथुन 3 मतलब पश्चिम,
6 मतलब दक्षिण कन्या, धनु मतलब 9 पूर्व, और मीन मतलब 12 उत्तर। अब एक चीज थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। अच्छा हाँ, एक चीज तो अभी हमने नहीं बताया, पुरुष और स्त्री राशि। तो आप इसे इस तरह कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 12 तक लिख लीजिए। पहला हो गया विषम, देखिए सम राशि, विषम राशि मतलब जो कट सके, दो से जो ना कट सके। तो पुरुष हमेशा विषम होगा और स्त्री सम राशि होगी। इसको जब कंसीविंग के नियम माने जाते हैं कि कब पुरुष संतान कंसीव होगी, कब स्त्री होगी, तो ऐसी स्थितियों में इसको लिया जाता है। तो मेष पुरुष विषम राशि, वृष 2 स्त्री सम राशि, मिथुन पुरुष विषम राशि, कर्क स्त्री सम राशि, सिंह पुरुष विषम राशि, कन्या स्त्री सम राशि, तुला पुरुष विषम राशि, वृश्चिक स्त्री सम राशि, धनु पुरुष विषम राशि, स्त्री मकर स्त्री और सम राशि, कुंभ पुरुष और विषम राशि, मीन स्त्री और सम राशि। इतना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, आप एक सर्कल बनाइए, उसमें मतलब बनाइए या समझिए यूं, एक सर्कल होगी और उसको 12 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे एक रेक्टेंगल को आप 12 खानों में बांटे हैं, तो वो वास्तव में अपनी समझ के लिए हमने बनाया हुआ है। लेकिन जब पूरी राशियों को आप डिग्रीज के हिसाब से देखेंगे तो 12 राशियां 360 डिग्री में आएंगी। डायरेक्शन में डायरेक्शन की बात रिपीट करने की हुई है, तो चलिए मैं बता दूं। मेष पूर्व राशि, वृष दक्षिण राशि, मिथुन पश्चिम राशि, कर्क उत्तर राशि, सिंह पूर्व राशि, कन्या दक्षिण राशि, तुला पश्चिम, वृश्चिक राशि उत्तर, धनु राशि पूर्व, मकर राशि दक्षिण, कुंभ राशि पश्चिम, मीन राशि उत्तर। देखिए एक छोटा सा मैं इसमें आपको वास्तु का कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर आपका जो घर है, घर के सेंटर से चारों चीजों को, चारों दिशाओं को आप देखेंगे, तो जो पूर्व दिशा होगी वो कांटेक्ट का होगा, संबंधों का होगा। किसी भी तरह का संबंध, कांटेक्ट। अगर आपके घर पे लोग आ ही नहीं रहे हैं या बच्चों के रिश्तों के लिए लोग नहीं आ रहे हैं,
या आप सोसाइटी से कटे हुए हैं तो आपका पूर्व खराब है। ठीक उसी तरह उत्तर धन की राशि है, लेकिन यह धन नहीं कहेंगे, धन के मौकों की राशि है उत्तर। और जो पश्चिम है वो लाभ है, और दक्षिण आपका फेम है, और दक्षिण पूरब आपकी कैश है, मतलब धन। चलिए ये तो बात की बात हुई। अब आपका हो गया 360 डिग्री में राशियों को बांटना है। तो होता क्या है कि आमतौर पर लोग इन सब चीजों को नहीं जान देते, कंप्यूटर से देख लेते हैं। आपको भी ज्यादा नहीं जानना है, सिर्फ जानना है कि कौन राशि कितनी डिग्री तक ही हो सकती है। इसका कारण है कि जब साढ़े साती का कॉन्सेप्ट आता है तो एक ही राशि पर ज्योतिषी लोग कह देते हैं कि साढ़े साती शुरू हो गई। तो करीब 70 करोड़ लोगों का एक साथ, सॉरी 12, जो भी दुनिया की आबादी उसको 12 में भाग देती है, तो उतने लोगों की एक साथ कैसे शुरू हो सकती है साढ़े साती। इसीलिए जो व्यक्ति की चंद्रमा की डिग्री होती है, कितनी डिग्री पर चंद्रमा है, उससे आप लेफ्ट और राइट में 45 डिग्री का आर्क बनाएंगे, वही साढ़े साती होगी। ये कर्वे महाराज की थ्योरी है, जिस पर रिसर्च कराई थी के एन राव सर ने, और वो काफी सफल मानी गई शोध। तो मेष राशि 0 से 30 डिग्री, 0 से 30। वृष राशि 60 डिग्री, मिथुन 90 डिग्री, कर्क 120, सिंह 150, कन्या 180, तुला 210, वृश्चिक 240, धनु 270, मकर 300, कुंभ 330, मीन 360। अब लास्ट है राशियों के तत्व, मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद आज क्लास खत्म करेंगे। फिर अगला होगा कि अब प्लीज राशियां, भाव, ग्रह और लग्न, राशि, भाव, ग्रह, इनके सारे कारक मैंने बता दिए हैं। आप इसके थोड़ा सा ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद किन भावों के स्वामी कहाँ बैठे हैं, इस पर बहुत कम मिलता है कॉन्सेप्ट, विचार या मैटर, और वो जो मिलता है वो एक्सेस मिलता है, तो उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी सिर्फ तत्व बचा है। मेष राशि अग्नि तत्व। तत्व को इस तरह मानिए कि जैसे अग्नि तत्व का आदमी होगा तो जल्दी गुस्सा हो जाए, फायर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फायर हो जाना। मेष अग्नि तत्व, वृष पृथ्वी तत्व, मिथुन वायु तत्व। वायु तत्व की जो राशियां होती हैं, पहली बात तो वो उनमें गैस वगैरह की समस्या ज्यादा रहती है। तो मिथुन वायु तत्व, कर्क जल तत्व, सिंह अगेन अग्नि तत्व, कन्या पृथ्वी तत्व, तुला वायु तत्व, वृश्चिक जल तत्व।
धनु अग्नि तत्व, मकर पृथ्वी तत्व, कुंभ वायु तत्व, मीन जल तत्व। कौस्तुभ जी आप अनम्यूट कर लीजिए, पूछिए। सॉरी सर, मैं एक्चुअली वो 7:30 वाला जो आपने पॉइंट बोला था, मुझे वो ग्रास्प नहीं हो पाया, सॉरी। उसके लिए आप थोड़ा बता पाएंगे सर? अच्छा, लेकिन 7:30 का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग तर्क से देखिए, तर्क लगाइए, तो जैसे आज शनि किसी राशि में प्रवेश किया 2.5 साल बाद, मान लीजिए आज वो कर्क में गया, तो मिथुन राशि एक राशि पहले शुरू होने जानी चाहिए। तो क्या मिथुन राशि में जितने लोग हैं, मिथुन के चंद्रमा में, सबकी 7:30 कैसे शुरू हो सकती है? क्योंकि किसी का चंद्रमा 4 डिग्री का है, किसी का 16 है, किसी का 28 है। तो इस पर कर्वे महाराज एक हैं, उन्होंने शोध किया, मुंबई के हैं, अब तो शायद पता नहीं, बुजुर्ग थे। तो उनकी थ्योरी थी कि आपका चंद्रमा जैसे 4 डिग्री पे है, नहीं नक्षत्र नहीं है इस कोर्स में, नक्षत्र का ज्यादा वैल्यू वैदिक में नक्षत्र थोड़ा कम रहा है। तो कर्क का चंद्रमा 4 डिग्री पे है, तो वहां से आप 45 डिग्री का आर्क बनाइए, मतलब 4 से इधर 45 जाए और उधर भी 45 जाए, 90 डिग्री। मतलब 4 से इधर जो 30 बचा है उसको आप लेंगे, और 4 डिग्री से आगे जो 30 बचा है उसको आप लेंगे। समझ में आया आपको? थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें। तो इस 7:30 के इस कॉन्सेप्ट में चीजें ज्यादा क्लियर होके आती हैं। दूसरी, 7:30 का एक और कॉन्सेप्ट है कि जब शनि और चंद्रमा की दशा अंतर दशा चले, तभी 7:30 कोई बड़ा काम करती है, या नुकसान या फायदा। ठीक है। और दूसरा, 7:30 उन 7.5 सालों में कोई बदलाव तो करेगी लाइफ में, माता पिता के हेल्थ से रिलेटेड, उनके डिमाइस से रिलेटेड, उनके ना होना, इस तरह की चीजें, एक्सीडेंट्स वगैरह। तो वह तो एडवांस क्लास में इसको लिया जाएगा, इसको भी 7:30 का अच्छा कहे, लेकिन 7:30 एक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां मैं देखता हूं, उसमें 7:30 को कंसीडर ही ना करते हुए सब सही हो जाता है। 2-3 तत्व दोबारा, 2-3 तत्व मतलब 2 का हो गया वृष पृथ्वी तत्व, 3 का हो गया मिथुन वायु तत्व। तो जी अनुमा जी पूछिए आप। सर जो लग्न है उससे आदमी का फिजिक पता चलेगा, और जिसमें चंद्रमा है वो जो राशि बनेगी उससे आदमी का स्वभाव पता चलेगा। हाँ, सही है। उससे देखिए, लग्न सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे किसी भी भविष्यवाणी के लिए लग्न से ही सब कुछ करेंगे। पहले क्या होता था कि पहले कैलकुलेशन लोग नहीं कर पाते थे, तो सबका चंद्रमा से भविष्यवाणी, उसी से राशियां बन गई, और जो डेली की राशियां निकलती हैं उसको मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, बचना चाहिए उससे। ठीक है जी। शिल्पा जी आप पूछिए। जैसे गुरुजी आपने ये बताया कि चंद्रमा जिस राशि में, सबका आपने बताया, तो ये देखेंगे हम लग्न में कि अगर पहले घर में मेरा मीन है, तो ये जो आपने बताया चंद्रमा मीन में,
तो ये मैं एज अ लग्न देखूं या ये मेरी राशि की तरफ से देखूं मैं? जी बिल्कुल, देखिए आप इसे राशि से भी देखिए और लग्न से भी देखिए, तब आपको फायदा मिलेगा प्रिडिक्शन करने में। अच्छा। क्योंकि आपको पढ़ने का मतलब आप प्रिडिक्ट करना कुछ सीखें, ठीक है? हाँ हाँ। आप भविष्यवाणी अपने बारे में ही बताएं, दूसरों को बताएं, फ्रेंड्स से शुरू करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि तो आप दोबारा इसको इस तरह देखिए कि आप चंद्र से भी देखिए स्वभाव के बारे में और लग्न से भी देखिए। क्योंकि जैसे अभी आप गुरुजी बता रहे थे, तो हम्म मैं अपने खुद के लिए स्वयं के लिए देख रही थी। हम्म जैसे मेरी राशि कन्या है, लेकिन मेरी जो लग्न है वो सिंह है, हम्म। तो मैं दोनों को अपने में देख पा रही थी। तो नहीं इसमें मेरा परफेक्ट कौन सा होगा? नहीं नहीं, आपके सिंह राशि में कोई ग्रह है? नहीं, वो मुझे पता नहीं। मेरा सिंह लग्न, अच्छा वो मैं पत्रिका है नहीं मेरे सामने अभी गुरुजी। नहीं तो आप देखिए स्वभाव के लिए देखेंगे से। मतलब किसी भी जातक का अगर देखना है तो हम्म उसका राशि के हिसाब से देखना सही रहेगा, या ये जो आपने बताया लग्न के हिसाब से देखिए देखना जो सही ये रहेगा? कैरेक्टर है, जो कारक कैरेक्टर बताए गए हैं, ये राशि के हिसाब से हाँ, देखिए। तो इनको एज अ राशि ले लें हम। जी पर इनको एज ए नेचर भी, एज ए लग्न भी अलग अलग जगह ले सकते हैं। बिल्कुल, वो समझ देखिए यही तो होता चीज। बहुत कम अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें एक एक श्लोक दिया गया है। बाद में क्या हुआ कि उसको राव सर ने उस पर रिसर्च करी और वो लगाया आगे। हाँ। हर किसी को 200-250 की बुक है बृहद पराशर होरा शास्त्र, सीताराम झा की। वो ऑनलाइन मुझे लगता है मंगा लेनी चाहिए। तो ये उसमें आप अमेजोन पे मिल जाएगी सर? हाँ हाँ अमेजोन पे है, हर जगह है। सर एक सबसे बार नाम इम्पोर्टेंट बताएंगे फिर से? सीताराम झा बृहद पराशर होरा शास्त्र, हिंदी में इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि इसमें क्या दिया है कैसे। तो वही चीजें जब एक्सप्लोर किया गया, उसको बड़ा किया गया, उसको रिसर्च हुई, फिर वो जाके के राव सर ने उसको फिर वो समझ में आने लगे। बिना रिसर्च को समझने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना चाहिए। आजीवन पढ़ते रहने पर भी कुछ न कुछ मिलता रहेगा। जरूर गुरुजी। ठीक है, फिर आज खत्म करते हैं। नमस्कार। एक सेकंड, सूर्य शुक्र शनि वृश्चिक राशि में है। 10 मिनट। कमेंट्स। सूर्य शुक्र शनि वृश्चिक राशि में है, सिंह लग्न में, इसको कैसे देखिए आप सिंह लग्न में हैं और ये ग्रहों को जो आप वृश्चिक में बता रही हैं, तो वो तो फिर दूसरी चीज हो गई। तब उसमें स्वभाव नहीं पढ़ना, उसमें ये जानना है कि मेरा क्या होगा इससे। जैसे सिंह राशि का तीसरे स्थान का स्वामी शुक्र, वो कहाँ बैठा है? चौथे घर में। सिंह राशि का तीसरे स्थान का स्वामी चौथे घर में है। फिर शनि क्या हो गया? आ, शनि हो गया षष्ठेश और सप्तमेश, छठे घर का और सातवें घर का स्वामी। वो भी लग्न में हो गया। तबीयत कैसी रहती है शिल्पा जी की तबीयत कैसी रहती है? हेल्थ, सवाल पूछा है इन्होंने, तो इनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज होंगे। अब इसको इसको आप राशि लग्न छोड़िए, अभी पूरी कुंडली प्रेडिक्शन हो गया आपका। जैसे सिंह लग्न में सूर्य शुक्र शनि वृश्चिक राशि में है, तो इसमें व्यवहार आप नहीं देखेंगे, ग्रहों का अलग अलग नेचर भले देखेंगे, लेकिन सूर्य शुक्र शनि वृश्चिक राशि में सिंह लग्न में है तो कौन सी दशा चल रही है, उसी से प्रेडिक्शन कहा जाता है। उसी को प्रेडिक्शन कहा जाता है आगे चल के।
तबीयत खराब रहती है जी। ठीक है, आगे बताया जाएगा, परेशान मत होइए। तो आज क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास कार्य पर्सन क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स इन सिंह राशि। यस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सिंह राशि में इतने ज्यादा ग्रह होना, फिर भी एक कई मामलों में अच्छा भी है। तो ठीक है, समाप्त करते हैं। नमस्कार।